दिस, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जिसमें कि हम ये देख रहे हैं कि सबसे पहले तो किसी भी पेशेंट का नाम होता है, ठीक है, जो भी है उस पेशेंट का नाम हुआ। उसके बाद अपन लिखते हैं एज और सेक्स उसकी कितनी होती है। उसके बाद आते हैं प्लेस ऑफ कलेक्शन, मतलब किस जगह पे कलेक्शन हुआ है ना, या फिर उसका कलेक्शन का टाइम कितना हुआ है। उसके बाद आते हैं ड्यूरेशन ऑफ एब्सटिनेंस। एब्सटिनेंस का मतलब ये होता है कि कितने टाइम पहले उसने एजैकुलेट किया था, उसके बाद वो कितने दिन तक उसने एजैकुलेट नहीं किया है ना, और अपने पास जब आया है तो कितने दिन उसको बिना एजैकुलेट के हो गए, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, एब्सटिनेंस, है ना। लगभग ये 4 to 5 डेज़ का होता है। अब आते हैं अपन फिजिकल एग्जामिनेशन में, है ना। तो अब नेक्स्ट थिंग्स क्या थी, फिजिकल एग्जामिनेशन करना अपने को। तो वॉल्यूम देखते हैं कि वॉल्यूम कितना होता है। तो नॉर्मल वॉल्यूम अपन देखते हैं कितना होता है पेशेंट का। उसके बाद अपीयरेंस देखते हैं अपन इसका, है ना। तो नॉर्मल वॉल्यूम की बात करें तो सबसे पहले तो अपन ये देख लेते हैं कि WHO 2010, है ना, 5th एडिशन, और WHO 2021 6th एडिशन ने क्या चेंज किए। तो सीमन का जो नॉर्मल वॉल्यूम होता है वो कितना होना चाहिए, 1.5 ml के करीब होना चाहिए 2010 के अकॉर्डिंग, लेकिन अब 2021 ने 1.4 ml कर दिया है। उसके बाद टोटल स्पर्म नंबर कितना होना चाहिए, 10⁻⁶ पर एजैकुलेट, है ना, मतलब 39 मिलियन। 39 में भी तुम्हारा क्या 39 मिलियंस होने चाहिए स्पर्म। उसके बाद आते हैं टोटल जो मोटेलिटी है, उस उस टोटल मोटेलिटी कितनी होनी चाहिए, 40 होनी चाहिए, 40%। यानी ये सारी चीज़ें तुम्हें अपने किस में है, परसेंटेज में है, तो 40% होनी चाहिए, लेकिन 2021 ने इसको 42 कन्वर्ट कर दिया है। उसके बाद तुम्हारा जो प्रोग्रेसिव मोटिलिटी है ये 32 थी, लेकिन अब उन्होंने कितना कर दिया, 30 कर दिया है, ठीक है। नॉन प्रोग्रेसिव मोटाइल इसमें पहले भी 1 था और अभी भी 1 है, ठीक है। उसके बाद इमोटाइल जो स्पर्म होते हैं उनका परसेंटेज 22% होना चाहिए, अभी घटा के कितना 20% कर दिया है। उसके बाद वाइटलिटी में आते हैं तो 58% होनी चाहिए, लेकिन अभी घटा के उन्होंने कितना 54 कर दिया है। और नॉर्मल फॉर्म तुम्हारा ये 4 to 4 है। तो अपन आते हैं नॉर्मल जो वॉल्यूम होता है 1.5 से 1.4 कर दिया अभी, है ना। तो नॉर्मल वॉल्यूम कितना होना चाहिए, 1.5 से 1.4। तो वैसे भी इसका जो वॉल्यूम है 1 कमी है ना, तो वॉल्यूम तुम्हारा इसका कमी है। उसके बाद अपीयरेंस देखते हैं अपन कि कैसा हो सकता है, अपीयरेंस होता है। उसके बाद जो लिक्विफिकेशन टाइम होता है नॉर्मली जो होता है पेशेंट का वो कितना, आधे घंटे होता है। तो ठीक है, केमिकल एग्जामिनेशन में आते हैं तो पहले पीएच देखते हैं कि उसका एसिड है कि बेसिक पीएच है ना, पहले ये देखते हैं। उसके बाद आते हैं अपन देखते हैं कि माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में कितने मिलियन स्पर्म पर ml है ना, जितने भी मिलियन पर स्पर्म हो उसको अपन लिख देते हैं, और पर एजैकुलेट में कितने स्पर्म है वो भी लिख देते हैं, ठीक है। अब आते हैं टोटल स्पर्म मोटेलिटी देखते हैं अपन, क्या देखते हैं नेक्स्ट। तो अपन देखते हैं कि कितने परसेंट जो स्पर्म है वो तुम्हारे मोटाइल होते हैं। तो इसके लिए ग्रेडिंग करी गई है, जिसमें कि ग्रेड 1, 2, 3, 4। तो फर्स्ट में कौन से होते हैं, ऐसे स्पर्म जो कि मोटाइल हैं ही नहीं, और या फिर इसको जो डेड बोलते हैं। तो ये लगभग जितना भी परसेंटेज होते हैं वो लिखते हैं। ग्रेड 2 में कैसे आते हैं कि अपन देखते हैं स्लगिस या फिर नॉन प्रोग्रेसिव हैं जो स्पर्म है। ग्रेड 3 में कौन से होते हैं, स्लगिस होते हैं, प्रोग्रेसिव, और ग्रेड 4 में होते हैं एक्टिव होते हैं। मतलब कि जो एक्टिव अपन को इससे ही मेन इंपॉर्टेंट जो उसकी इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट और इनफर्टिलिटी का अपन को डायग्नोसिस बताना रहता है, वो ग्रेड 4 से ही और इन सब चीज़ों से ही देख के ही बताया जाता है कि उनमें कितने एक्टिव हैं कितने नॉन एक्टिव हैं, ठीक है। उसके बाद अपन आते हैं स्पर्म मोटिलिटी पर एजैकुलेट करते हैं। तो नॉर्मल जैसे 100 में तुम्हारी इसकी स्पर्म मोटिलिटी कितनी है, तो पर एजैकुलेट मतलब कितने ml है, 1 ml में उसका कितना एजैकुलेट है, तो 8 × 8 × 64 मिलियन पर एजैकुलेट आ जाता है, ठीक है। अब अपन को देखना है उसमें कहीं पे पस सेल दिख रही है क्या, कहीं पे आरबीसी दिख रही है क्या, ये फिर कहीं पे राउंड सेल अपने को दिख रही है कि नहीं दिख रही। उसके बाद आते हैं स्पर्म की बात करें तो स्पर्म जो मॉर्फोलॉजी होती है ना, स्पर्म मॉर्फोलॉजी होती है, एक तो नॉर्मल हो सकता है और एक अपना कैसा होता है, एबनॉर्मल हो सकता है। नॉर्मल और एबनॉर्मल दोनों हो सकते हैं। तो यदि एबनॉर्मलिटी में क्या दे सकते हैं, तो एबनॉर्मल उसका हेड है क्या, या तो उसकी नेक है क्या, या फिर उसका टेल है, एबनॉर्मल टेल है, या फिर उसका साइटोप्लाज्मिक वैक्यूलेशन तो नहीं मिल रहा, ठीक है। उसके बाद स्पर्म एग्लूटिनेशन तो नहीं मिल रहा, और कुछ और चीज़ें तो अपन को नहीं मिल रही, ठीक है। उसके बाद इंप्रेशन जैसे भी इंप्रेशन देते हैं तो अपन उसका इंप्रेशन फाइनली अपन दे देते हैं। WHO 2021 में कि हाँ, अब 6th एडिशन में इनने एक टर्म दी है, अब जो चेंज कर दिया, ठीक है। इसमें इनने क्या बोला है कि जो स्टैंडर्ड टेस्ट होता है एक चीज़, दूसरा होता है तुम्हारा ऑप्टिमल टेस्ट होता है, और तीसरा तुम्हारा रिसर्च टेस्ट होते हैं, ठीक है, या फिर है ना रिसर्च टेस्ट होते हैं। तो जो स्टैंडर्ड टेस्ट में इसका बेसिक एग्जामिनेशन आता है, उसके बाद तुम्हारा ऑप्टिमल टेस्ट इसमें तुम्हारा आता है होगा एक्सटेंडेड एग्जामिनेशन, और तुम्हारा एडवांस एग्जामिनेशन किसमें, रिसर्च में आता है। बेसिक एग्जामिनेशन की अपन बात करें, है ना, क्योंकि बेसिक एग्जामिनेशन उसके बाद एक्सटेंडेड एग्जामिनेशन और तीसरा होता है एडवांस एग्जामिनेशन। तो बेसिक एग्जामिनेशन में अभी सीमन में किसने ऑर्डर नहीं था पहले,
तो लेकिन अब इन्हें ऑर्डर एग्जामिनेशन भी करना, क्योंकि ऑर्डर पहले नहीं किया जाता था, लेकिन अब उनने ऑर्डर एग्जामिनेशन भी साथ में डाल दिया। उसके बाद आता है, अपन पहले प्रोग्रेसिव स्पर्म बोलते थे, तो अब उसको हटा कर रैपिड और स्लो में डाल दिया गया, ठीक है। ओके। उसके बाद अपन आते हैं कि अब इनने जो स्पर्म की वर्टिलिटी इज इंडिकेटिव स्पर्म टोटल मोटिलिटी इज लेस देन 40 से, ठीक है। उसके बाद रिमूवल ऑफ टर्म सच एज, अब इनने जो नॉन जू स्पर्मिया, ओलिगो जू स्पर्मिया और एस्थेनो जू स्पर्मिया और नेक्रो स्पर्मिया, ये सारी टर्म कैसे हटा दी, ठीक है। अब एक्सटेंडेड एग्जामिनेशन में अपन किसका एग्जामिनेशन करते हैं, एक तो ल्यूकोसाइट डबल बी से कर सकते हैं और एंटीबॉडी का कर सकते हैं। उसके बाद एडिशनल डिस्कशन किस कर सकते हैं, स्पर्म का डीएनए देख सकते हैं अपन, है ना, जेनेटिक टेस्टिंग कर सकते हैं उसकी। उसके बाद आते हैं एडवांस एग्जामिनेशन में। तो एडवांस एग्जामिनेशन में अपन क्या करते हैं कि नॉर्मली अब एडिशनल सीमन ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस टेस्टिंग करने लग गए हैं, ठीक है। और बेटर होता है सी से, तो सी ऐसे क्या होता है, कंप्यूटर असिस्टेंट सीमन एनालिसिस। एस सी डी क्या होता है, स्पर्म क्रोमेटिन डिस्पर्सन। और तुम्हारा एच डी एफ ठीक फ्रेगमेंटेशन होता है, और टर्मिनेशन निक एंड लेबलिंग होता है। अब आते हैं अपन वापस से सीमन एग्जामिनेशन में। तो नॉर्मली इंडिकेशन क्या होता है सीमन एग्जामिनेशन, ठीक है। तो अपन इधर पे आते हैं, पहले थोड़ी सा स्ट्रक्चर देखने की कोशिश करते हैं कि स्ट्रक्चर इसका होता कैसे एक्चुअली। तो अपन आते हैं, सबसे पहले जो अपना स्पर्म बनता है ना, कहाँ पे बनता है, अपना टेस्टिस में बनता है, ठीक है। टेस्टिस से होते हुए कहाँ जाता है, ये ज़्यादा टेस्टिस से होते हुए एपिडिडमिस में जाता है। एपिडिडमिस से होते हुए कहाँ जाता है तुम्हारा, ये पूरा वास्ट डिफरेंस पे जाता है, सेमाइनल वेसाइकल। वास्ट डिफरेंस से जाता हुआ ये पूरा कहाँ आता है, सेमाइनल वेसाइकल से कुछ सिक्रीशन आते हैं, उसके बाद प्रोस्टेट से भी कुछ सिक्रीशन डलते हैं इसमें, और वापस से अपना ये कहाँ पे इजैकुलेट होता है, ठीक है, इजैकुलेट हो जाता है। ये तुम्हारा पूरा स्पर्म का पाथवे है। तो अपन इंडिकेशन क्या है कि सबसे पहले अपन फर्टिलिटी या फिर इनफर्टिलिटी देखने के लिए अपन इंडिकेशन होता है। उसके बाद अपन आते हैं, एक अपन करते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करते हैं ना, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन देखने के भी सुटेबिलिटी अपन चेक करते हैं। उसके बाद फर्टिलिटी का फॉलो अप करना है कि आगे चल के स्पर्म काउंट बढ़ा है कि घटा है, उसका भी अपन फॉलो अप करते हैं। उसके बाद वेसेक्टोमी, यदि किसी पेशेंट की वेसेक्टोमी हुई है ना, इसको क्या बोलते हैं अपन, वेसेक्टोमी। ये क्या है, पूरा अपना वेसेक्टोमी। यदि वास्ट डिफरेंस को हटा दिया गया तो इसको वेसेक्टोमी बोलते हैं। तो यदि वेसेक्टोमी किसी पेशेंट की हो गई है तो उसको अपन चेक करने के लिए देखते हैं। उसके बाद मेडिको लीगल केस क्या होता है कि मेडिको लीगल केस में यही होता है कि जो एक्यूज्ड होती है, एक्यूज्ड जिसके ऊपर भी रेप का केस, रेप केस है ना, जिसके ऊपर भी रेप का केस डला है, तो उसका अपन क्या सीमन एनालिसिस करते हैं, क्योंकि उसमें अपन देखते हैं कि ये सीमन को एजैकुलेट करने में मतलब सीमन एजैकुलेट कर सकता है कि नहीं, या फिर इसके सीमन में मतलब कि स्पर्म है कि नहीं, ये सब चेक करने के लिए अपन मेडिको लीगल केस करते हैं। उसके बाद अपन आता है प्रोस्टेटिक फ्लूइड में क्या क्या रहता है। एक तो प्रोस्टेटिक फ्लूइड एसिडिक होता है, एंजाइम इसमें वेसिकुलेज होता है, और एसिड फॉस्फेटेज होता है, और स्पर्मिन होता है। ये अपने तीन क्या होते हैं, इसमें तुम्हारे एंजाइम होते हैं। उसके बाद सेमाइनल वेसाइकल की बात करें अपन, तो सेमाइनल वेसाइकल में जो होता है कि फ्रक्टोज होती है ना, जो कि एनर्जी का सोर्स होता है और मोटिलिटी का भी सोर्स होता है। उसके बाद प्रोस्टाग्लैंडिन, ये भी मोटिलिटी के लिए ही यूज होता है, और जो भी पेनिट्रेशन होता है सर्वाइकल म्यूकस का, उसके लिए भी सेमाइनल वेसाइकल में जो प्रोस्टाग्लैंडिन यूज होता है। फिजिकल एग्जामिनेशन में तो नॉर्मली जो 2 to 6 ml नॉर्मल वॉल्यूम होता है, ठीक है। तो यदि कम हो गया तो बढ़ गया तो हाइपर स्पर्मिया, और यदि कम हो गया तो हाइपोस्पर्मिया बोलते हैं, ठीक है। अब आते हैं लिक्विफिकेशन टाइम, नॉर्मली अपन ने बताया 15 से 30 मिनट का होता है। ड्यूटी तुम्हारा फाइब्रोलिसिस होता है, जो कि नॉर्मल उसको फाइब्रोलिसिस कर जाता है, इसलिए लिक्विफिकेशन वो लिक्विड के जैसा कन्वर्ट हो जाता है। अब आते हैं सीमन का जो अपीयरेंस होता है, नॉर्मल कैसे होमोजीनियस ग्रे हो सकता है, ओपेक होता है, ठीक है। लेकिन यदि ओपेसिटी उसकी कम हो रही है, मतलब ये हुआ कि उसमें कि स्पर्म का काउंट कैसे कम हो गया। कलर नॉर्मली वाइट ही मानते हैं अपन, यदि रेड हुआ तो अपन ये हो सकता है कि भाई उसमें ब्लड आने लग गया, मतलब हीमोस्पर्मिया हो सकता है। यदि येलो हुआ तो जॉन्डिस हो सकता है। यदि पेल वाइट या वाइट हुआ तो अपन बोल सकते हैं कि उसमें कि कौन सेल आ रही हैं, पस सेल आ रही हैं। तीसरा होता है विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी अपन नॉर्मली किससे चेक करते हैं, ड्रॉपर से चेक करते हैं। तो स्मॉल डिस्क्रीट यदि 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा की बन रही है, मतलब कि नॉर्मल है। लेकिन यदि 2 सेंटीमीटर से कम बन रही है, मतलब कि विस्कस है, जो कि अपनी मोटिलिटी में वो बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करता है। पीएच 7.5 से 8.5 नॉर्मल होता है। यदि हाई पीएच हो रहा है तो ये इंडिकेट कर सकता है कि भाई उसमें कोई एक्यूट इन्फ्लामेशन हुआ है, ठीक है, या फिर कलेक्शन का टाइम तुमने नॉर्मली क्या डिले कर दिया, ठीक है। इसलिए ऐसा बोलते हैं कि सीमन एनालिसिस को विदिन 2 घंटे के अंदर ही अपन को क्या करना है, उसको एग्जामिन करना, ठीक है, ठीक है। यदि पीएच लो हो रहा है मतलब क्रोनिक इन्फ्लामेशन हो सकता है। यदि पीएच लेस देन 7 हो गया तो प्रोस्टेटिक, क्योंकि प्रोस्टेटिक सिक्रीशन ही एसिडिक होता है, तो ये बोल सकते हैं कि प्रोस्टेटिक सिक्रीशन ज़्यादा होने लगा है, या फिर ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है इजैकुलेटरी डक्ट का, ठीक है, या फिर वास्ट डिफरेंस ही एब्सेंट हो गई तो उसका पीएच जो है लेस देन 7 से कम हो जाता है। दूसरी चीज़ आती है माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में अपन के टोटल काउंट देखते हैं।
तो टोटल काउंट देखते हैं ना। टोटल काउंट में सबसे पहले अपन उसको प्रिपेयर कैसे करते हैं ये अपन को देखना है। तो एक होता है सीमन डाइल्यूटिंग फ्लूइड होता है। सीमन डाइल्यूटिंग फ्लूइड में होता है क्या, 1.9 ml अपना होता है सीमन डाइल्यूटिंग फ्लूइड होता है। इसमें होता क्या है कि सोडियम बाइकार्बोनेट होता है और तुम्हारा डिस्टिल वाटर होता है। उसके बाद आता है इसमें अपन 0.1 ml अपन के सीमन डाल देते हैं और साथ में अपन उसको न्यूबार चैम्बर को चार्ज करते हैं। नॉर्मल काउंट होता है 20 to 120 मिलियन पर ml होता है। तो अभी जो चेंज हो गया है WHO क्राइटेरिया हमने बता दिया है आपको कि WHO क्राइटेरिया कितना कर दिया हमने, है ना। तो WHO सर टोटल स्पर्म नंबर कितना कर दिया है ना, परसेंट मतलब 39 मिलियन कर दिया, ठीक है, 39 मिलियन कर दिया, ठीक है, 39 मिलियन कर दिया 2010 में। ओके, स्पर्म वॉल्यूम, स्पर्म नंबर, टोटल स्पर्म नंबर, प्रोग्रेसिव मोटिलिटी, नॉन प्रोग्रेसिव मोटिलिटी, ये सब चीज़ें हैं। तो इसमें अपन बोलते हैं कि यदि 20 to 120 मिलियन पर ml में स्पर्म यदि आते हैं तो मतलब कि वो नॉर्मल काउंट है। ये जो स्पर्मिया या फिर ए स्पर्मिया मतलब ये हुआ कि यदि किसी पेशेंट में स्पर्म आ ही नहीं, है ना, ओलिगोस्पर्मिया कम हो गई और पॉलीस्पर्मिया तो भी छोड़ दी, यदि स्पर्म आ ही नहीं रहे मतलब ये हुआ कि उस पेशेंट की ये तो वेसेक्टोमी हो गई है या फिर उसको कोई इन्फेक्शन वेरिकोसील हो गया, ठीक है, ये टेस्टिकुलर उसका फेलियर है, स्पर्म बना ही नहीं रहा है। या फिर हो सकता है कि ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है किसका, वॉस डिफरेंस का, या फिर प्रोलैक्टिन जो है, यदि प्रोलैक्टिन का लेवल कम हो जाता है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, जो कि सप्रेस करता है पूरा स्पर्म काउंट को, ठीक है। मोटेलिटी की बात करते हैं तो अपन नॉर्मली इसके लिए वेट माउंट प्रिपरेशन बनाते हैं, 200 स्पर्म काउंट काउंट करते हैं। यदि मोटेलिटी मतलब यदि 60% से ज़्यादा है तो नॉर्मल होती है, ठीक है। उसके बाद मोटाइल की बात करें तो स्लगिश, नॉन मोटाइल और नॉन प्रोग्रेसिव स्पर्म हो सकते हैं। मॉर्फोलॉजी की बात करें तो मॉर्फोलॉजी में एक हेड होता है जो कि तुम्हारा पेल या ब्लू कलर का होता है, ठीक है, जबकि उसका जो न्यूक्लियस होता है अंदर का एक ऐसा डार्क ब्लू कलर का होता है। इसका जो साइज होता है 3 से 5 माइक्रोन साइज का होता है। नॉर्मली आरबीसी का जो साइज होता है कितना, 7 to 8 माइक्रोन होता है। तो अपन कंपेयर कर सकते हैं कि आरबीसी से मतलब कितना छोटा हो सकता है ये। उसके बाद नेक होती है, उसके बाद तीसरा होता है टेल होती है। टेल जो होती है 50 to 60 माइक्रोन की होती है। स्टेनिंग की बात करें तो अपन ड्राई स्मेयर करते हैं, फिक्स करते हैं किससे, एल्कोहल के साथ फिक्स करते हैं। उसके बाद कार्बन फॉस्फेट डालते हैं, 2 मिनट के लिए वेट करते हैं और उसके बाद अपन लोफ्लर्स मिथाइलिन ब्लू डालते हैं, 2 मिनट के लिए वेट करते हैं, वॉश करते हैं और ड्राई करते हैं। तो अपन देखते हैं नॉर्मली जो स्पर्म की मॉर्फोलॉजी होती है, ठीक है, स्पर्म की मॉर्फोलॉजी होती है। और दूसरा तुम्हारा नॉर्मल इसमें एग्लूटिनेशन होता है तो वो कैसे कैसे होता है। तो सबसे पहले अपन स्पर्म की मॉर्फोलॉजी में क्या डिफेक्ट होते हैं वो देख सकते हैं। तो सबसे पहले ये तुम्हारे नॉर्मल स्पर्म है। तो यदि हेड का डिफेक्ट हो मतलब ये दो हेड इस तरफ हेड हो गए, ठीक है, हेड डिफेक्ट, ये तुम्हारा इसका हेड कटा है, या फिर हेड बड़ा हो सकता है, या फिर हेड छोटा हो सकता है। उसके बाद टेल डिफेक्ट हो सकती है, टेल एकदम छोटी हो गई है ना, एकदम लंबी हो गई, या फिर एकदम उसकी राउंड टेल हो गई, ये भी कर। मिड पीस में डिफेक्ट होता है, ये मिड पीस का डिफेक्ट होता है, यदि इस तरीके से कोई इफेक्ट होता है तो इसको अपन, इसको मिड पीस का डिफेक्ट है। दूसरा होता है एग्लूटिनेशन में क्या डिफेक्ट हो सकते हैं। तो यदि हेड टू हेड से पूरा कोलिजन हो गया तो अपन इसमें डिफेक्ट हो, या फिर एक स्पर्म का हेड और दूसरे स्पर्म का हेड इसके टेल से अटैच हो गया। दूसरा टेल टू टेल, यदि तो सबकी टेल ही अटैच होगी तो आपस में बाहर दूर नहीं जा पाएंगे ना, फंस गई तो दिक्कत हो गई। इसके बाद किसी का हेड और किसी का टेल, ये सारा मिक्स पैटर्न आपने को देखने को मिलता है। तो अपन नॉर्मल एग्लूटेशन में हेड टू हेड हो सकता है, टेल टू टेल हो सकता है और हेड टू टेल हो सकता है। टेस्ट कूम टेस्ट भी कर सकते हैं अपन। नॉर्मली क्या कर सकते हैं कि कूम टेस्ट किसके लिए होता है, नॉर्मली कूम टेस्ट होता है कि यदि अपन कुछ ऐसी चीज़ सस्पेक्ट कर रहे हैं कि उसके लिए स्पर्म के लिए एंटीबॉडी बन रही है, ठीक है, एंटीबॉडी बन रही है, तो अपन उसके लिए अपन क्या सस्पेक्ट कर रहे हैं, तो कूम टेस्ट कर सकते हैं। 2 टाइप के टेस्ट होते हैं, एक तो डायरेक्ट कूम टेस्ट होता है, एक होता है इनडायरेक्ट कूम टेस्ट होता है, ठीक है। अब आते हैं स्पर्म की वायबिलिटी चेक करें। तो स्पर्म वायबल है कि नहीं, इसके लिए अपन वाइटल स्टेन ही डालना पड़ता है अपने को ना। तो सुप्रा वाइटल स्टेन डालते हैं। इसमें अपना क्या होता है, ईओसिन होता है और नाइट्रोजन होता है। तो ईओसिन और नाइट्रोजन में यदि अपने को डेड स्पर्म मिले, है ना, ये सारे जो तुम्हारे कलरफुल स्पर्म है, ये सारे कैसे हैं, डेड स्पर्म है, ये सारे तुम्हारे कैसे डेड स्पर्म, ये डेड, ये डेड, ये डेड, ये डेड। लेकिन यदि वाइट स्पर्म है, यदि वाइट कलर मिल रहा है मतलब कि तुम्हारे जो स्पर्म है ये सारे कैसे लिविंग है, तो वाइट से वाइबल याद रख लेना। WBC अपन यदि ल्यूकोस्पर्मिया एक्यूट क्रोनिक इन्फेक्शन में होता है, एपिथेलियल सेल्स में मिल सकते हैं और इमेच्योर स्पर्म में भी मिल सकते हैं। नॉर्मली नेक्स्ट आता है बायोकेमिकल टेस्ट, जिसमें कि अपन किसके लिए टेस्ट करते हैं, फ्रक्टोज के लिए टेस्ट करते हैं। तो एक होता है रिसोर्सिनॉल टेस्ट। इसमें अपन 3 टेस्ट ट्यूब लेते हैं, तीनों टेस्ट ट्यूब में 2 ml अपन क्या डालते हैं, रिसोर्सिनॉल डालते हैं। इसमें HCl प्लस तुम्हारा रिसोर्सिनॉल मिक्स होता है। अब एक पॉजिटिव कंट्रोल होता है तुम्हारा और एक तुम्हारा क्या नेगेटिव कंट्रोल होता है, और एक अपन नॉर्मल टेस्ट करते हैं। तो पॉजिटिव कंट्रोल में जो टेस्ट आता है वो किस टाइप का रहता है, इस टाइप का रहता है, ठीक है। तो रेड कलर यदि आया मतलब कि पॉजिटिव टेस्ट है, यदि NS आया मतलब नेगेटिव कंट्रोल है। और द पॉजिटिव, उसके बाद फिर अपन इसको कंपेयर कर लेते हैं पॉजिटिव कंट्रोल है और नेगेटिव कंट्रोल से कि टेस्ट अपना कैसा है। एसिड फॉस्फेटेज के लिए भी टेस्ट करते हैं, फॉर किसके लिए, प्रोस्टेटिक सिक्रेशन के लिए। तो ये अपना पूरा हो गया क्या, सीमन एनालिसिस। ये अपने हर एग्जाम में यही काम में आने वाला है, इसी को लिखना है।
बस, ओके, थैंक यू।